हेलो साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चौरसिया सर क्लासेज में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस कक्षा 6 के अंतर्गत। हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर 4। हमने इसके अंतर्गत इससे पहले के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। दोस्तों, इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा इसके अंतर्गत पदार्थ या वस्तु के बारे में। उसके बाद होगा हमारा दूसरा पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार वैसे जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक आधार पे होता है और एक रासायनिक। लेकिन हमको इस चैप्टर के अंतर्गत भौतिक आधार पर पढ़ना है। अगर इसके आगे वाली कक्षाओं में हमको रासायनिक गुणों को भी पढ़ना है, तो इसमें हमको सिर्फ भौतिक गुणों को ही पढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक, इसके बाद हमारा होगा टॉपिक कोमल या कठोर पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में। फिर होगा पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। तो और एक और है विलेय या अविलेय पदार्थ। तो मित्रों, आज के इस चैप्टर में हम लोगों को इतने टॉपिकों पर चर्चा करना है। चलिए आइए इस पे देखते हैं विषयवार। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने का अर्थ है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार इकट्ठा करेंगे। वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए हमें उसके गुणधर्मों के बारे में, अगर हमको कहें कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी उसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर उसको इकट्ठा करने के लिए उसके गुणधर्म के बारे में, जैसे चाय में हम लोग अक्सर चीनी डालते हैं, तो इसमें हम लोग नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमको उसके स्वाद, उस पदार्थ के स्वाद के बारे में पता है कि चीनी है या नमक है, तभी हम उसको उसके अंतर्गत डाल पाएंगे। तो इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले पदार्थों के बारे में जानेंगे, फिर उससे हम लोग किस प्रकार से वस्तुओं के समूह बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब बात आती है कि पदार्थ क्या होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो कि हम जिसको देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, या उसका जिसका द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान हो या फिर उसका कोई भी भार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हमारा पदार्थ के अंतर्गत आता है कांच, पत्थर और ईंट। ये सब क्या है, जल, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। अब बात आती है कि इसको किस प्रकार, इस पदार्थ को हमको देखने के लिए उसके 2 आधारों पे बांटते हैं। पहला है कि भौतिक आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें नमक का, तो नमक क्या है, एक ठोस होता है। ठीक, अगर उसके भौतिक गुणों की बात करें तो वह क्या होता है, नमक ठोस होता है। अब इसके अगर रासायनिक आधार पे इसको बांटे तो इसमें किससे सोडियम और क्लोराइड के मिश्रण से बना होता है। ठीक, NaCl। ठीक, तो हमको इस चैप्टर में बस इसके भौतिक गुणों के आधार पे जो वो इसके प्रकार है, पदार्थ के प्रकार होते हैं, उसकी बात करते हैं। उसको दिखावट, रंग रूप, किस प्रकार से हम लोग किसी पदार्थ को पहचानेंगे भौतिक रूप से उसको देख के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा भौतिक आधार पे कि दिखावट के आधार पे। दिखावट, हम किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वह वस्तु या पदार्थ कैसी है, जैसे कौन सी अवस्था में है। अगर हम लोग चीनी लें तो चीनी कौन सी अवस्था में है, अगर ठोस है तो हम लोग चीनी को देखेंगे तो जब अगर ठोस पदार्थ है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वह भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो सबसे पहले आती है ठोस। ठोस में किसी भी पदार्थ या वस्तु अगर वह ठोस है तो उसका कोई आकार होगा, कोई एक निश्चित आकार होगा और निश्चित आकार व आयतन। ठीक, अगर ठोस है तो उसका कोई निश्चित आकार होगा, यानी कि अगर हम लोग इस पेन को देखें तो यह पेन जो है, इस अगर मार्कर को देखा जाए तो एक इसका निश्चित आकार है। तो अगर इसको देखें तो एक गोलीय आकार का बना हुआ है और इसका कोई भार या आयतन भी तो होगा। एक कोई अगर इस वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कुछ जो इसका आयतन होगा कुछ स्थान घेर रही है, तो क्या हो गया, वह इसका जो आयतन होगा वह निश्चित होगा, या जब भी इसको यहाँ पे रखेंगे तो इतना ही स्थान घेरेगी। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे एग्जांपल ले लें, ईंट, पत्थर, कांच। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, हमारे ठोस पदार्थ हो गए। अब बात आती है द्रव की। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका कि कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। यानी कि हम लोग अगर पानी लें, अगर उसको अगर हम लोग 10 ml पानी किसी भी बोतल में ले रहे हैं, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये जो हमारा बॉटल है, इसमें देखिए इतना वॉल्यूम में पानी है, आयतन इसका इतना है। अगर इसको हम लोग अगर पानी को हम लोग बॉटल में लिए हैं तो ये बॉटल के आकार का हो गया है। अगर इसको हम लोग एक कटोरी में लें तो जो इतना ही पानी उस कटोरी के आकार का हो जाएगा। तो जो आकार में परिवर्तन हो रहा है वह निश्चित नहीं है, लेकिन जो आयतन है उसका, मतलब अगर 10 ml है तो 10 ml ही रहेगा। तो क्या होगा, ठोस द्रव का क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में दूध, पानी, तेलीय या तेल, तो ये सब जो होते हैं इनका क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे उसका आकार या रूप धारण कर लेंगे। अब बात आती है तीसरी अवस्था की, पदार्थ की, वह क्या है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस। गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। अगर हम किसी गैस को लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन के कुछ मात्रा को लें और उसके किसी बर्तन में रखें तो क्या बर्तन जो है कि उसके अंदर भी कुछ वायु होगी, ठीक, और उसमें अगर उसको डालेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन जो होगा वह बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर बाहर चला गया तो क्या हो गया, कम हो जाएगा। ठीक, तो जो इसका आयतन और आकार, अगर इसको वो किसी भी चीज में रखा जाए तो क्या होगा, वह उस आकार का, अगर उसको एक बंद कमरे में छोड़ा जाए तो बंद कमरे के अंदर भी कुछ गैसें मौजूद होंगी और उसमें बाहर से अगर कुछ गैसें है तो उसका जो होता है
आयतन वह बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि उसका आयतन, गैसीय पदार्थों का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, यानी कि आयतन व आकार अनिश्चित होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो धुआं, उसके बाद हम लोग बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। इस प्रकार के जो अभी धुएं को लें अगर हम लोग, तो धुएं को अगर देखते हैं कि अगर कहीं आग, थोड़ी सी मात्रा में भी आग लगी होती है तो वह जो ऊपर जाती है, वायुमंडल में जाती है, तो क्या वो प्रसारित हो जाती है, उसका आकार बदलता है, जैसे जैसे ऊपर जाती है और वायु के संपर्क में आता है उस तरह वो फैलता जाता है, तो उसका आयतन भी बढ़ता जाता है और आकार भी बढ़ता जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि पदार्थों के गुणों के आधार पे, ये तो हम लोग दिखावट के आधार पे हो गया। अब बात करेंगे उसे गुणों के आधार पे कि कोई भी पदार्थ कैसा है। अगर उसमें लाइट प्रवेश कर जाती है, कोई अगर एक कांच के शीशे को रखा गया है, उसके अंदर कोई भी चीज रखा गया है, तो उसके अंदर अगर लाइट हम उसके आर पार देख सकते हैं तो क्या हो गया, हमारा पारदर्शी हो गया। उसको हम टच करेंगे तो देखेंगे, अगर हम कांच को लें, कांच की ग्लास को लें, तो क्या हो गया हमारा, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो वह उसको स्पर्श करके अगर देखेंगे तो क्या होगा, कठोर नजर आएगा। इसी प्रकार उसको वो अलग अलग जैसे कठोर और कोमल पदार्थ होते हैं। उसके बाद विलेय और अविलेय, अगर पानी को सर्वाधिक या सार्वभौमिक विलायक माना जाता है क्योंकि ज्यादातर पदार्थ इसमें घुलनशील होते हैं, ठीक। अगर पानी में हम लोग किसी भी पदार्थ को वो घोलते हैं और वह पूरी तरह घुल जाता है तो हमारा पदार्थ क्या होगा, विलेय होगा। अगर वह नहीं घुलता है तो जैसे विलेय पदार्थ है, नमक का पानी में घोल, अगर नमक पानी में घुल जाता है तो हमारा नमक क्या हो गया, विलेय हो गया। और अगर हम बात करें अविलेय पदार्थ को, तो अगर हम लोग उसमें पानी के अंदर अगर हम लोग बालू को डालते हैं तो क्या आप देखते होंगे कि वो नहीं घुलता है, ठीक। तो क्या हो गया, अविलेय पदार्थ हो गया। अब बात आती है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखें। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे गुणों के आधार पे पदार्थ के प्रकार। गुणों के आधार पे पदार्थ के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले है कठोर पदार्थ। कोई भी जिस भी पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सके या आसानी से उसको खरोचा नहीं जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम लोग कठोर पदार्थ। जैसे अब बात आती है संपीड़न। संपीड़न का अर्थ होता है कि जो कि अपनी अवस्था में अगर उस पदार्थ को हम लोग प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वह या तो अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करेगा और वह वापस अपने अवस्था में आ जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, संपीड़न करना। जैसे कि अगर हम किसी, देखिए एक फोम है, फोम को लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो ये प्रेस हो जा रहा है, पूरी तरह दब जा रहा है, ठीक। अब तो यह क्या हो जा रहा है, संपीड़ित हो जा रहा है। तो यह कौन सा पदार्थ हो गया, कोमल पदार्थ हो गया। लेकिन अगर यह इसका विरोध करे, जैसे कि ये इस मार्कर को लेते हैं, अगर मार्कर को हम लोग प्रेस करेंगे तो यह ना तो आसानी से संपीड़ित हो रहा और ना ही इसको हम आसानी से खरोच सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इस फोम की तो हम लोग आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं इस प्रकार, ठीक। तो क्या हो गया, संपीड़न का अर्थ अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जिस भी पदार्थ को अगर हम लोग आसानी से ना तो प्रेस करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं तो वह पदार्थ संपीड़ित नहीं होती है। तो ऐसे ही कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ की अगर हम उसको आसानी से संपीड़ित ना कर सके और ना ही उसको आसानी से खरोच सके तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, कठोर पदार्थ। जैसे कि जिस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता वह आसानी से खरोचा
नहीं जा सकता उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मार्कर ले सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कांच, पत्थर, ईंट, लकड़ी। तो जो यह सब पदार्थ हैं, ठीक, यह सब पदार्थ क्या होते हैं? कठोर पदार्थ होते हैं। अब बात आती है कोमल पदार्थों की। कोमल पदार्थों की हमने बात कर चुके हैं अभी, कि जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया जा सके और आसानी से उसे खरोचा जा सके, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? संपीड़ित भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आसानी से खरोच सकते हैं। ठीक, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। कोमल पदार्थों के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं रुई, एग्जाम्पल में रुई, उसके बाद फोम, ठीक, जो ये सब होते हैं, रबड़, जो ये सब जो पदार्थ होते हैं, इनको हम लोग जैसे फोम की बात करें, आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये फोम है, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। इसको दबा देंगे तो आसानी से दब जाएगा, ठीक। अगर हम इसको आसानी से खरोच भी सकते हैं, अगर इसको हम इस तरह निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो गया? ये कोमल पदार्थ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अविलेय और विलेय पदार्थों की, ठीक। विलेय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलेय पदार्थ। जैसे कि नमक, चीनी और चौक, ये सब क्या हो गए हमारे? फिटकरी, ये सब विलेय पदार्थ आसानी से जल में घुलनशील पदार्थ विलेय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चीनी, नमक, ठीक, फिटकरी इत्यादि। कुछ लोगों के मन में एक डाउट होगा कि क्योंकि जल में ही क्यों घुलनशील? जल को हम लोग क्या मानते हैं? सार्वभौमिक विलायक मानते हैं। सार्वभौमिक विलायक यानी कि जल में अत्यधिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जल को क्या मानते हैं? सार्वभौमिक विलायक मानते हैं। और अब सब बात आती है कि विलेय और विलायक क्या होता है? विलेय जिसकी मात्रा या कंसंट्रेशन जिसका अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलायक बोलते हैं। जैसे नमक और पानी के घोल में विलायक क्या है? विलेय और विलायक। जिसको अगर हम लोग बात करें जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रा अधिक और मात्रा कम। अगर हम लोग चीनी और नमक के चीनी और पानी के घोल में देखें तो सब अधिक मात्रा में क्या होता है हमारा? पानी। तो पानी क्या हो गया? यानी कि जल क्या हो गया? विलायक। और चीनी क्या हो गया? विलेय। इसी प्रकार हम लोग बात करें अगर फिटकरी का जल में घोल की बात करें तो फिटकरी कम मात्रा में होती है, ठीक, तो फिटकरी क्या हो गई? विलेय हो गई। और विलायक क्या हो गया? जल हो गया। और बात करें और एग्जाम्पल की, नमक
नमक का घोल बनाते हैं आप लोग तो नमक एक कम मात्रा में डालते हैं और पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो ये सब इसी से हम लोग अगर जिसकी मात्रा किसी दो वस्तु है, दो से अधिक वस्तुओं को मिलाते हैं एक में, उसका अगर विलयन बनाते हैं तो उसमें अगर देखते हैं जिस भी तत्व या पदार्थ का मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विलायक, और जिस भी पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं विलेय पदार्थ हो गया हमारा, अविलेय पदार्थों की। ऐसे पदार्थ जो कि जल में अघुलनशील होते हैं वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ। जल में अघुलनशील पदार्थ को अविलेय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बालू। ठीक, अगर हम लोग बालू को जल में घुलाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो बालू होता है उसके कण क्या होते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक, उसके बाद मिट्टी। ठीक, मिट्टी को भी आप लोग देखेंगे तो वो भी क्या होता है, नीचे जाके जम जाएगा, वह उसमें घुलनशील नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ की। यह भी क्या है, इसके किसी भी पदार्थ के गुण के अंतर्गत आता है, पारदर्शी और अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। पहला क्या है, पारदर्शी। जिस पदार्थ में प्रकाश आसानी से ये आर पार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। जैसे अगर हम लोग एक कांच की ग्लास लें तो उसके अंदर हम कुछ भी रखें तो क्या होगा कि उसके अंदर जो रखा जाता है उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग पानी उसको कुछ भी रखें, मान लीजिए दूध रखते हैं कांच के ग्लास में, तो हम लोग दूध को देख सकते हैं। ठीक, अगर उस पर प्रकाश की मात्रा को प्रवाहित करे तो इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ होता है। इसमें इसके गुणों के अंतर्गत हम बात करें कि किसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा कांच। ठीक, उसके बाद हो जाएगा पानी। पानी को भी अगर हम देखते हैं, अगर तालाब में देखेंगे, अगर साफ पानी होगा तो उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसमें अगर हम लोग देखते हैं दिन की रोशनी में या प्रकाश के उपस्थिति में, तो उसके अंदर की जो भी जैसे फूल पत्ती भी होते हैं, वो भी जैसे शैवाल होते हैं वो भी हम लोग को दिखाई दे जाते हैं, मछलियां होती हैं तो भी हमको दिखाई जाती है। तो क्या हो गया, हमारा पानी पारदर्शी पदार्थ हो गया। उसके बाद होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। इसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे कोई सामान रखते हैं, अगर वाइट प्लास्टिक है या बॉटल ही है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर उसके वाइट है, अगर सफेद है तो क्या होगा, वह रोशनी आर पार हो जाएगी उससे। अगर उसको हम लोग रखेंगे, कोई भी वस्तु उसमें रखेंगे और प्रकाश की रोशनी में ले जाएंगे या उपस्थिति में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वह पदार्थ हमको विजुअल यानी कि देख सकते हैं उसको, तो क्या होंगे, ये भी पारदर्शी पदार्थ होंगे। अब बात आती है अपारदर्शी। ऐसे पदार्थ जो कि जिनमें कि प्रकाश ना देखा जाए तो क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में उसके अंदर की वस्तु को ना देख पाए तो क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी का कोई बॉक्स बना हुआ है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि
ये अब उसके अगर प्रकाश की रोशनी भी ले जाए, रोशनी की उपस्थिति में या टॉर्च बार के देखें तो क्या होगा, अगर उसमें हम लोग कोई अगर छिद्र नहीं मिलेगा तो उसके अंदर की चीज़ों को हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। जैसे कि लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के बॉक्स हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद स्टील या इस्पात के सामान, अगर लोहे के कोई बॉक्स बना हुआ है या लोहे का कुछ भी है बना है तो कंटेनर इस देख लीजिए, तो उसके अंदर क्या चीज़ रखा गया है वो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक। अगर वही चीज़ कांच का हो तो अगर वो प्रकाश की रोशनी में जाएगा तो क्या होगा, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन वो लकड़ी है, लकड़ी का, स्टील का या इस्पात का बना हुआ जो होता है उसके अंदर से हमें प्रकाश जो होती है उसकी रोशनी उसको वो आर पार नहीं कर पाती है और वह हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए वह अपारदर्शी पदार्थ। अब आता है पारभासी पदार्थों की। एक दूसरा तीसरा हमारा होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि न ही पूरी तरह स्पष्ट रूप से उसके पार देखने पे उसके पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही पूरी तरह अपारदर्शी होती है। जैसे अगर हम लोग एक पर्दा लें, ठीक, अगर पर्दे को हम लोग उस पर रोशनी करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में उसको देखेंगे तो उसके पार की वस्तुएं तो हल्की हल्की हमको दिखाई देंगी लेकिन पूरी तरह नहीं दिखाई देंगी, कि स्पष्ट रूप से पूरी तरह नहीं दिखाई देंगी, बहुत हल्की हल्की मात्रा में दिखाई देंगी। तो ऐसे पदार्थों को जो कि ये पूरी तरह तो दिखाई भी ना दे और ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह ना दिखाई दे, तो क्या होगा, पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थों के अंतर्गत जैसे आ जाता है हमारा पर्दे या पेपर में हम लोग इससे पहले देखा होगा कि हम लोगों ने वसा का एक परीक्षण किया था कि भोजन में वसा किस प्रकार, तो उसमें हम लोग ने क्या किया था कि उसमें एक कागज लेते हैं, उसमें हम लोग भोजन रख देते हैं और उसको उसमें क्या करते हैं, पेस्ट टाइप में उसको रगड़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि अगर एक धब्बा उसका जो ऑयल होता है उस पेपर पे लग जाता है, ठीक। अगर उस पर हम लोग अगर रोशनी डालेंगे तो उसके पार की जो चीज़ें होती हैं क्या होगा, वह हल्का हल्का दिखाई देगा, विजुअल होगा, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाएगा। तो क्या हो गया, वो पारभासी पदार्थ हो गया। अब ठीक, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही देखना था। अब बात इसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसको हम लोग आने वाली कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे लिए इतना ही था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।